Hello everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing well. I am अर्पित चतुर्वेदी, योर एडुकेटर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड लाइसोजाइम के बारे में, जो कि हम लोग अपने अपकमिंग गेट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ आप लोग पढ़ते रहिए चीज़ों को, वरना फिर बाद में एक साथ सब घुल मिल जाएगा और चीज़ें कवर अप नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ज़रूरी है आप सारी चीज़ें साथ साथ कवर करते चलें। कोई भी दिक्कत हो तो डिस्कस करते चलें, ठीक है। और जैसा भी हो आप फीडबैक शेयर करिए, लोगों के साथ बताइए लोगों को, और देखिए हम लोग जरूर से इससे कुछ अच्छा सा जो है अभी आउटकम इससे निकल के आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एंड लाइसोजाइम। लास्ट ईयर हमको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था। लगभग हर एग्जामिनेशन में हमको एक दो क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर के मिल ही जाते हैं। तो देखते हैं हमको इसमें क्या पढ़ना है। सो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द हीमोग्लोबिन हम ऐसी चीज़ें जो हम सभी लोग सुनते चले आते हैं हमेशा से, क्योंकि बीइंग अ लाइफ साइंस स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन कभी हम लोगों के नज़र में पड़ा ही नहीं, कभी हम लोगों ने इसके बारे में जाना ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जब हम लोग लाइफ साइंस के एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तब कुछ पढ़ने का तरीका, कुछ देखने का नज़रिया बदल जाता है। और वो नज़रिया मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आज कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन, हम लोग इस टर्म को जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें निकल के आएंगी, एक तो हीम और एक ग्लोबिन। तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बेसिकली ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, एक तो हीम और एक ग्लोबिन। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर शुरू में ही समझ में आ जाए तो पूरा आगे इसको समझने में आसानी रहती है। ठीक है, तो हीम जो पार्ट है इसमें आपकी दो चीज़ें मिलती हैं। क्या? एक तो आयरन एज अ सेंट्रल मेटल एटम, और दूसरा आपकी पोरफायरिन रिंग। ये पोरफायरिन रिंग क्या होती है ये अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि हीम दो पार्ट, सबसे पहले हीमोग्लोबिन की हीम और ग्लोबिन। हीम में आपका आयरन या सेंट्रल मेटल एटम देखने को मिल रहा है, और उसके बाद आपको पोरफायरिन रिंग देखने को मिल रही है। ग्लोबिन आपकी जो है वो है प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबिन जो है वो है आपकी प्रोटीन। अब ये प्रोटीन भी ऐसे ही नहीं बनी है, इसमें भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं। इसमें दो चेन्स हैं जो हमको देखने को मिलती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन में है क्या क्या। ठीक है, हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है। हीम हम कब कहते हैं? जब पोरफायरिन रिंग में Fe2+ अटैच हो जाता है। ठीक है, जब पोरफायरिन रिंग में Fe2+ अटैच हो जाता है तब, या आयरन जो हमारा ग्रुप है सेंट्रल मेटल एटम को अटैच हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं हीम। और जब ये हीम इस ग्लोबिन प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो जाता है, अटैच हो जाता है, तब हम कहते हैं कि ये हीमोग्लोबिन है। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि हीमोग्लोबिन क्या है। अब हम आगे चल सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन और CO2 कैरियर है। ठीक है, एक ऑक्सीजन और CO2 कैरियर है। आपको पता है, आपको RBC में होता है, ठीक, RBC में प्रेजेंट होता है, और ये टेंडेंसी शो करता है O2 और CO2 के साथ बाइंड करने की, और बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। बेसिकली लंग्स से लेके, जो बाहर से लंग्स से हवा आई है, वहाँ से लंग्स से लेके पूरे बॉडी ऑर्गन्स को, हर पार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और वहाँ से सब जगह से जो रेस्पिरेटरी CO2 है, जो वेस्ट है, उसको कलेक्ट करके लंग्स तक लाता है, और फिर लंग्स से वो CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन का हमको काम नज़र में आ रहा है। बेसिकली अगर हम हीमोग्लोबिन को डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ अ कॉन्जुगेटेड क्रोमोप्रोटीन हैविंग हीम एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, ये एक कॉन्जुगेटेड क्रोमोप्रोटीन है जिसमें हीम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम कर रहा है। आपको पता है प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका जो है वो कोवैलेंटली लिंक होगा, जो आपका सेंट्रल फैक्टर है या मेजर फैक्टर है, वहाँ पे कोवैलेंटली लिंक होगा ये। और अगर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप ना हो, अगर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप ना हो तो हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोफैक्टर के बिना एंजाइम अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर है तो यहाँ पे इसमें कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। या हम ये कह लें कि कोवैलेंटली लिंक्ड है, ये कंपलसरी है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है हीमोग्लोबिन के फंक्शन के लिए। तो अगर कभी भी आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने मिले जहाँ पे विदाउट हीम अगर आपको ऐसा लिखा हो कि ग्लोबिन प्रोटीन है और वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, CO2 ट्रांसपोर्ट का, तो वो बिल्कुल से गलत हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन तो एक तो हमको पता चल गया हीम पोर्शन है,
उसके साथ साथ हमको हीमोग्लोबिन में एक ग्लोबिन पोर्शन देखने को मिल रहा है जो कि है हमारी प्रोटीन। अब ये एक नॉर्मल ऐसी वैसी प्रोटीन नहीं है, यहाँ पे हमको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स देखने को मिल रही हैं। ये चीज़ बहुत बार पूछी गई है। यहाँ पे हमको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स देखने को मिल रही हैं। बेसिकली ये एक टेट्रामर है, होमो और हेट्रो अभी पता चलेगा। देखिए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जिसमें 2 चेन्स 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जिसमें 2 चेन्स एक जैसी हैं और 2 चेन्स एक जैसी हैं। जो 2 चेन्स एक जैसी हैं वो है अल्फा, जो 2 चेन्स एक जैसी हैं वो है बीटा। तो बेसिकली ये हो गया एक होमोडाइमर, ये हो गया एक होमोडाइमर और ये 2 बीटा हो गया एक होमोडाइमर। ओके, और ये दोनों साथ में मिलके क्या हो गए, ये दोनों साथ में मिलके हो गए हेट्रो टेट्रामर। ये दोनों साथ में मिलके हो गए हेट्रो टेट्रामर। तो बेसिकली अब अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लोबिन प्रोटीन कैसी है तो आप बता सकते हो कि ग्लोबिन प्रोटीन इज अ हेट्रो टेट्रामर मेड अप ऑफ 2 होमोडाइमर्स रिस्पेक्टिवली ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा या अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे हमको 2 चेन्स मिल रही हैं अल्फा, 2 चेन्स मिल रही हैं बीटा और ये साथ में मिलके बना रहे हैं एक हेट्रो टेट्रामर। बेसिकली यहाँ पे आपको अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, हालांकि इतना कंपल्सरी नहीं है। अल्फा चेन जो है उसमें हमको 141 अमाइनो एसिड्स देखने को मिलते हैं और जो हमारी बीटा चेन है उसमें हमको 146 अमाइनो एसिड्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये आपको याद भी आप रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। तो 141 की 2 चेन हो गई, 146 की 2 चेन हो गई, ठीक है। तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर वेट हमारा निकल के आता है वो होता है 65,000 डाल्टन, ठीक है। 65,000 डाल्टन या 65 किलो डाल्टन हमको यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट अपने हीमोग्लोबिन का देखने को मिलता है। तो हमें ये पता चला कि हीमोग्लोबिन कर क्या रहा है या हीमोग्लोबिन होता क्या है और हीमोग्लोबिन में जो क्या कहते हैं मेन चीज़ें जिससे वो मिलके बना है वो हमको पता चली। अब इसको हम डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी कॉम्पोजिशन है क्या। ग्लोबिन प्रोटीन तो हमको पता चल गया कि ग्लोबिन प्रोटीन एक हेट्रोटेट्रामर है या बेसिकली वहाँ पे हमको 4 चेन्स मिल रही हैं, 2 अल्फा की 2 बीटा की और कितने कितने अमाइनो एसिड मिल रहे हैं वो हमको पता चला। अगर हम हीम की बात करें, ठीक है, अगर हम हीम की बात करें तो हीम क्या है। हीम एक आयरन पोरफायरिन कंपाउंड है। हीम एक आयरन पोरफायरिन कंपाउंड है। बेसिकली सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ से, पोरफायरिन से। पहले पोरफायरिन की सिंथेसिस होती है और उसके बाद बाहर से Fe2+ क्या किया जाता है, इसके अंदर यहाँ पे इसको इंजेक्ट करा दिया जाता है। बेसिकली Fe2+ यहाँ पे सेंटर में आके रिसाइड कर जाता है और जब ये Fe2+ आता है तो आपको पता है यहाँ से 2 कोवेलेंट बॉन्ड और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं और ये बेसिकली इस तरीके से आके एसोसिएट हो जाता है सेंटर में। जब पोरफायरिन के साथ Fe2+ एसोसिएट हो जाता है तब उसी को हम हीम कहने लगते हैं, ठीक है, तब उसी को हम हीम कहने लगते हैं। और जब ये हीम बन जाता है तब ये काम करता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, तब ये काम करता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप और एसोसिएट होता है किसके साथ जाके, ग्लोबिन के साथ। और एक बार ये ग्लोबिन प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो गया जो कि कैसी है, अल्फा-2 बीटा-2। एक बार ग्लोबिन प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो गया तब ये बना लेता है हीमोग्लोबिन, जो हम लोग नॉर्मली अपने चारों तरफ मतलब हमारी बॉडी के अंदर हर इंसान में देखते हैं, ठीक है, तब ये बन जाता है हीमोग्लोबिन। तो बेसिकली ये जो आपका पोरफायरिन स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ने अलग अलग जगह पढ़ा हुआ है। सेम पोरफायरिन स्ट्रक्चर हम लोग को साइटोक्रोम में मिलता है, सेम हमको क्लोरोफिल में मिलता है, सेम हमको इसमें मिलता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है। ऐसा ही हमको मायोग्लोबिन में भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अभी क्या है, पोरफायरिन जो आपके पास है ये इसको स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्रापाइरोल स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं टेट्रापाइरोल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको याद करना भी बड़ा आसान सा होता है। ये जो आपकी रिंग है इस रिंग को हम कहते हैं पाइरोल रिंग, ठीक है, इस रिंग को हम कहते हैं पाइरोल रिंग। और ये पाइरोल रिंग क्या होती है, इस पाइरोल रिंग में ऐसे यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, तो ऐसी 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ऐसी 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और ये चारों की चारों रिंग्स आपस में ईथीन ब्रिज के साथ जुड़ी हुई होती हैं, ईथीन ब्रिज के साथ जुड़ी हुई होती हैं और ये चारों रिंग आपस में ईथीन ब्रिज के साथ जुड़ी हुई होती हैं और इस तरीके का टेट्रापाइरोल पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं या टेट्रापाइरोल रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम पोरफायरिन बोलते हैं, ठीक है।
तो ये स्ट्रक्चर ओवरऑल निकल के आता है। उसके बाद जो भी सेंट्रल मेटल एटम होता है, यहाँ पे Fe2+ होता है आयरन के केस में, सॉरी हीमोग्लोबिन के केस में, और Mg2+ होता है आपके क्लोरोफिल के केस में, ठीक है। तो वो 2 कोवेलेंट बॉन्ड और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटर में रिसाइड रहता है। जब ये एक साथ पोरफायरिन के साथ हीम पोरफायरिन के साथ Fe2+ एसोसिएट हो जाता है, तब ये हो जाता है हीम, ठीक है। और एक बार ये हीम हो जाता है, उसके बाद ये एसोसिएट होता है ग्लोबिन प्रोटीन के साथ और तब बनाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया हीमोग्लोबिन क्या है। अब हमको कुछ इसके डेरिवेटिव देख लेने हैं कि आखिर किस तरीके से हीम जो है या हीमोग्लोबिन जो है वो अलग अलग चीज़ों के साथ बाइंड करके अपने डेरिवेटिव बनाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी ट्रांसपोर्ट है, जितना भी मूवमेंट है, जितना भी फंक्शन है जो हीमोग्लोबिन परफॉर्म कर रहा है, वो सबका सब इस डेरिवेटिव्स के फॉर्म में ही हो रहा है। तो सबसे पहले है हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा, जब ऑक्सीजन ऐड होगी, ठीक है। जब ऑक्सीजन ऐड होगी तब ये बनेगा HbO2, ठीक है, तब ये बनेगा HbO2। तो बेसिकली ऑक्सीजन कहाँ बाइंड होगी, ऑक्सीजन बाइंड होगी ज़्यादातर जो लंग्स हैं वहाँ पे। जब RBCs वहाँ पे पहुँचेंगे लंग्स में, जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड होगी बेसिकली, और फिर वहाँ से पूरी बॉडी में, लंग्स से लेके पूरी टिश्यूज़ में बॉडी में इसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। जो लंग्स में अगर हम प्रेशर देखें तो वहाँ पे अराउंड हमको 100 mmHg प्रेशर देखने को मिलता है, ठीक है, 100 mmHg प्रेशर देखने को मिलता है। और इस वक्त पे 95 to 96% जो हीमोग्लोबिन होता है वहाँ पे वो सेचुरेटेड हो जाता है ऑक्सीजन से, या बेसिकली 95 to 96% ऑफ द टोटल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द लंग्स विल बी सेचुरेटेड और विल बाइंड विद द ऑक्सीजन एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट, ओके। और एक बार वहाँ पे ये बाइंड हो गया, या जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड होता है तब ये हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, और वहाँ से लेके चल देता है इस ऑक्सीजन को। बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं। एफिनिटी होती है, अच्छी बात है, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन से, एफिनिटी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एफिनिटी नहीं होती है, बहुत हाई एफिनिटी नहीं होती है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब ये ऑक्सीजन लेके पहुंचता है टिश्यूज़ के पास जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, वहाँ पे ऑक्सीजन अपने आप क्या करता है, हीमोग्लोबिन अपनी एफिनिटी रिड्यूस करके, या बेसिकली उस ऑक्सीजन से बाइंडिंग एफिनिटी उसकी घट जाती है, और वहाँ से O2 जो है वो निकल जाती है और उन टिश्यूज़ तक चली जाती है, ठीक है। दूसरा, इस पर pH का भी फर्क पड़ता है, ठीक है, इस पर pH का भी फर्क पड़ता है, जो कि हम लोग को अलग से अपने उसमें जब हम लोग कर पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें, ठीक है। तो अब ये O2 से बाइंड करके लंग्स में पहुंचेगा, आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया हर टिश्यू में, और उसके बाद वहाँ पे O2 क्या करेगा, हर टिश्यूज़ को प्रोवाइड कर देगा, हर टिश्यू को ट्रांसपोर्ट कर देगा हर टिश्यू तक जहाँ तक उसको ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमको पहला डेरिवेटिव देखने को मिला, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दूसरे डेरिवेटिव की अगर हम लोग बात करें, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है, दूसरे डेरिवेटिव की बात करें, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मूव्स टू द टिश्यू वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 is 26 mmHg, due to which oxygen is released into the tissues, and in turn H+ binds to hemoglobin and forms reduced hemoglobin. Basically हीमोग्लोबिन पहुंचा टिश्यूज़ में, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि ये ऑक्सीजन लगातार यूज़ हो रही है आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, या जो भी सेलुलर मैकेनिज्म चल रही है, मेटाबॉलिज्म चल रही है, वहाँ पे ये ऑक्सीजन यूजअप हो रही है। अब वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर है 26 mmHg, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी कहाँ से, हीमोग्लोबिन से, और चली जाएगी उस टिश्यू में। और वहाँ पे क्या होगा, pH जो होगी वो होगी कम, और H+ यहाँ पे बाइंड कर जाएगा इस HbO2 के साथ और बना लेगा HHb+O2, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक तरीके का रिप्लेसमेंट है, जब तक ये H+ बाइंड नहीं करेगा तब तक यहाँ पे क्या हुआ, O2 रिलीज नहीं होगी। तो O2 रिलीज हो रही है, H+ बाइंड कर रहा है और इसको कन्वर्ट कर दे रहा है HHb में, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन में, ठीक है। तो ये रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन क्या है, एक और डेरिवेटिव है जो कि H+ की बाइंडिंग से बन रहा है। यहाँ पे मैं क्यों आपको डेरिवेटिव बता रहा हूँ, आपको अगर लगेगी एक्स्ट्रा है या क्या है, तो कई बार गेट के एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये नाम लिखे हुए आ जाते हैं कि ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। अब आपको इसको सामने मैच द कॉलम करने होते हैं। तो बेसिकली अगर आपको ये टर्म्स क्लियर होंगे तो आप वो मैच द कॉलम बहुत अच्छे से कर पाओगे और वहाँ से नंबर आपको
मिल पाएंगे। कोशिश करना जितने भी मैथ्स वाले क्वेश्चंस आए वो ज़रूर से करना, ठीक है, क्योंकि वो आसान होते हैं करना। आपको 2-3 टर्म भी पता है तब भी आप वहाँ से सही आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये कब बन रहा है? बेसिकली हीमोग्लोबिन हमारा CO2 भी ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है? टिश्यूज से लंग्स तक, ठीक है, टिश्यूज से लंग्स तक CO2 भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो जहाँ भी टिश्यू में CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत हाई होगा वहाँ हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा CO2 के साथ और क्या करेगा, इसको लेके जाएगा कहाँ तक? हमारे पास लंग्स तक, ठीक है, लंग्स तक इसको ले जाएगा। लंग्स से ये क्या होंगी? एक्सेल हो जाएंगी। तो बेसिकली ये होता क्या है कि ये बाइंड करता है अल्फा अमाइनो ग्रुप पे एंड टर्मिनस पे, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा हीमोग्लोबिन बनता है या जो डेरिवेटिव बनता है हीमोग्लोबिन का, जब एक बार ये CO2 बाइंड कर जाता है तब हम उसको कहते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि एन टर्मिनल पे अल्फा अमाइनो ग्रुप पे ये बाइंड हो रहा है, ठीक है, अल्फा अमाइनो ग्रुप पे एन टर्मिनल पे ये बाइंड हो रहा है और एक बार CO2 बाइंड होता है तो तुरंत O2 जो है वो रिलीज हो जाती है हमारे हीमोग्लोबिन से। तो इस तरीके का जो डेरिवेटिव हमारा बन रहा है उसको हम कह रहे हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। फिर एक और डेरिवेटिव है हमारे पास मेट हीमोग्लोबिन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मज़ेदार है और यहाँ से इस बार के DBT एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि किस फॉर्म में या किस फॉर्म में होता है हमारा आयरन जब ऑक्सीजन उससे बाइंड करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ऐसे ही चीज़ें पूछी जाती हैं और वहाँ पे एग्जाम में याद नहीं आती हैं। तो मैं इसलिए आपको बताता चलूँगा हर लेक्चर में कि आपको किस जगह पे फोकस करना है एडिशनली, ठीक है। तो मेट हीमोग्लोबिन जो है ये भी एक डेरिवेटिव है। इसमें बड़ा छोटा सा चेंज है, बड़ा ज़रा सा चेंज होता है। क्या होता है? जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है Fe, ये नॉर्मली अपने Fe2+ की फॉर्म में रहता है। तो जब ये Fe2+ की फॉर्म में रहता है ऑक्सीजन से आराम से बाइंड करता है। लेकिन मेट हीमोग्लोबिन ये कब बन जाता है? जब ये Fe2+ कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ में, ठीक है। जब तक ये Fe2+ में था तब तक हम उसे नॉर्मल हीमोग्लोबिन बोल रहे थे, लेकिन अब जब ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक में या Fe3+ में, तब हम इसको कहते हैं मेट हीमोग्लोबिन। और होता क्या है, मेट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंडिंग कैपेसिटी खो देता है, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी मेट हीमोग्लोबिन में नहीं होती है। अब जब मेट हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं है तो पर्सन क्या फेस करेगा? सीधी सी बात है कि वहाँ पे हमको हाइपोक्सिया कंडीशन देखने को मिलेगी। पर्सन की पूरे या कोई भी अगर इंडिविजुअल है तो उसकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेट हीमोग्लोबिन है वो बाइंड ऑक्सीजन से नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट भी कर सकते हैं। मेट हीमोग्लोबिन जो हमारा बनता है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं पेरोक्सीडेज एक्शन से। जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम यहाँ पे पेरोक्सीडेज एंजाइम यूज करें, ठीक है, जो कि एक नेचुरली एक्टिव पेप्टाइड हमारे पास होती भी है, ग्लूटाथायोन, ठीक है, ग्लूटाथायोन जो कि क्या करती है, पेरोक्सीडेज एक्टिविटी शो करती है RBC में। और क्या करे, इसको मेट हीमोग्लोबिन को Fe3+ को कन्वर्ट कर दे, जिसमें Fe2+ में, या Fe2+ को कन्वर्ट होने ना दे Fe3+ में, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेट हीमोग्लोबिन डार्क ब्राउन होता है कलर में, मेट हीमोग्लोबिन डार्क ब्राउन होता है कलर में। तो ये भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखना कि मेट हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है, ठीक है। मेट हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चीज़ें सिर्फ खराब ही हैं, एक छोटी सी और चीज़ है जो लोग जिनके मतलब ये एडिशनल नॉलेज है, जो साइनाइड होता है आपका, जिसको लोग टॉक्सिक मानते हैं या लीथल होता है, जो भी साइनाइड अगर एक बार किसी की बॉडी में चला जाए तो वो डेथ कॉज कर सकता है। तो होता क्या है कि मेट हीमोग्लोबिन के पास एक टेंडेंसी होती है कि इस साइनाइड से बाइंड कर जाए। तो जिनके भी साइनाइड मतलब वो होती है, साइनाइड टॉक्सिसिटी होती है, या किसी के साइनाइड अगर कोई ले लेता है बाहर से, तो अगर वहाँ पे मेट हीमोग्लोबिन इंजेक्ट कर दिया जाए तो साइनाइड के द्वारा होने वाली जो मौत होगी या जो डेथ होगी उससे बचा जा सकता है। तो मेट हीमोग्लोबिन का ये फायदा भी है। और ये चीज़ आप अगर याद रखोगे तो हो सकता है कभी भूले बिसरे आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाए कि साइनाइड अगर डेथ होनी है तो उसमें हम इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ करके उसको बचा सकते हैं। तो मेट हीमोग्लोबिन अगर आप यूज़ करोगे तो वहाँ पे आप उसको बचा सकते हो, ओके। उसके बाद हमारे पास कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन।
ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। नाम है इसका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कार्बोक्सी है तो CO2 बाइंड हो रहा होगा, बन गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है। और क्या करता है, एक बार अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाता है तो ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता है। बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड हैज वेरी वेरी हाई एफिनिटी, अराउंड 200 टाइम्स मोर एफिनिटी देन O2। ठीक है, हीमोग्लोबिन के प्रति ऑक्सीजन से 200 गुना ज़्यादा एफिनिटी शो करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेसिकली अगर ज़रा सा भी बहुत छोटा, बहुत कम कंसंट्रेशन में भी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है हवा में, तो वो तुरंत हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा और ऑक्सीजन को बाइंड होने नहीं देगा। ये तो है एक चीज़, इसके साथ साथ ऑक्सीजन को ये डिस्प्लेस भी कर देता है। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा और वहाँ पे बाइंड हो जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, बना लेगा हीमोग्लोबिन के साथ मिलके। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग रात में सोते हैं बंद करके रूम, अंगीठी ना जलाएं ठंड में, क्योंकि ठंड बल्ब जो जलती है अंगीठी या जो कोयला जलता है, लकड़ी जलती है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। कई लोग आपने देखा होगा, मतलब शायद इतने नॉर्मली नहीं, तो होता क्या है, वो लकड़ी जलती है या अंगीठी जलती है, वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, और क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है रूम में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उनकी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है दम घुट के। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी रात में ठंड में बंद कमरे में अंगीठी या ये कोयला या कुछ भी ऐसी चीज़ जला के सोना नहीं चाहिए। तो ये था आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और ये था आपका 5th डेरिवेटिव आपके हीमोग्लोबिन का। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ एबनॉर्मलिटीज़ भी हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, बहुत कॉमनली हमको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन आएगा वहाँ हम जाएंगे, बेसिकली उसको हम छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहला है हमारे पास HbS और सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल हीमोग्लोबिन, बड़ा कॉमनली पूछा जाता है। ठीक है, बड़ा कॉमनली पूछा जाता है और बहुत ज़रा सी चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन की अगर हम लोग बात करें तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन होता क्या है, सिकल मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो, मतलब इसमें कहा जाता है कि हंसिया जैसा होता है, या बहुत सारे लोग मतलब वो क्रिश्चियन शिप समझ नहीं पाते कि इस तरीके के हीमोग्लोबिन, इस तरीके के RBC हो जाते हैं आपके। ठीक है, जो क्रिश्चियन शिप होता है आधा चांद, ठीक है, वैसे नॉर्मली जो होते हैं वो RBC आपके बाई कॉनकेव होते हैं, नॉर्मली RBC बाई कॉनकेव होते हैं, लेकिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन होने के बाद जो RBC होते हैं उनकी शेप हो जाती है इस तरीके की क्रिसेंट शेप। ठीक है, आधा चांद के शेप के हो जाते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता क्यों है, होता है ये बीटा चेन में डिफेक्ट के कारण। ठीक है, बीटा चेन में डिफेक्ट के कारण हमारे पास 2 चेन थी, अल्फा चेन और बीटा चेन, उसमें से बीटा चेन की 6th पोजीशन, बीटा चेन की 6th पोजीशन पे होता क्या है, जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो रिप्लेस हो जाता है वेलाइन से या वेलिन से। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, और वेलिन क्या होता है हमको देखने को यहाँ पे मिलता है किसकी जगह, ग्लूटामिक एसिड की जगह 6th पोजीशन पे बीटा चेन में। अब देखिए ग्लूटामिक एसिड था कैसा, ग्लूटामिक एसिड है चार्ज, हाइड्रोफिलिक। वेलिन कैसा है, हाइड्रोफोबिक। तो होता क्या है कि जब ये बीटा चेन में ढेर सारे हमारे पास हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ढेर सारे हीमोग्लोबिन है, उन हीमोग्लोबिन, बहुत समझने वाली बात है, ढेर सारे हीमोग्लोबिन है और सब हीमोग्लोबिन की बीटा चेन पे क्या हुआ, वेलाइन आ गया ग्लूटामिक एसिड की जगह। तो हाइड्रोफिलिक से आप आ गए हाइड्रोफोबिक पे। तो होता क्या है कि सब सारे हीमोग्लोबिन में एक साथ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड बाहर की तरफ आ जाता है। अब ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड कोशिश करता है कि हम छुप के रहें, हम कोर में रहें, तो सारे हीमोग्लोबिन एक साथ अपना वेलाइन या हाइड्रोफोबिक पैच जो बन जाता है उसको ढकने के लिए चिपक जाते हैं आपस में। ठीक है, इस तरीके से एकदम चिपक जाते हैं। तो जब ये सारे हीमोग्लोबिन चिपक जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके का शेप अल्टीमेटली दे देते हैं पूरे RBC को, क्योंकि यहाँ पे वो चिपक के इकट्ठा हो गए हैं। क्यों इकट्ठा हो गए, क्योंकि ये वेलाइन था जो हाइड्रोफोबिक, ये बाहर की तरफ आ गया था, ये एक्सपोज हो गया था। तो इस हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड को ढकना ही था, उस हाइड्रोफोबिक पैच को छुपाना ही था, और जिसकी वजह से वो चिपक जाते हैं आपस में और ये बाई कॉनकेव से बन जाता है सिकल शेप्ड।
ठीक है, तो ये हमको पता चलेगा क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक पैच जो था वो बाहर आ गया था, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से उस वेलाइन को छुपाना ही था अंदर, ठीक है, उस वेलाइन को छुपाना ही था अंदर। तो होता क्या है कि इसकी वजह से जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, और बेसिकली जो भी सिकल सेल वाला पेशेंट होता है उसमें हमको जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम देखने को मिलती है, और बहुत जल्दी उनकी सांस फूलेगी, या ये सारी बीमारी उसमें रहती हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास मेट हीमोग्लोबिन, ये हमारे पास एबनॉर्मेलिटी है एक, ठीक है। मेट हीमोग्लोबिन कैसे बनता है वो तो हमको पता था कि मेट हीमोग्लोबिन कैसे बन रहा है, Fe2+ की जगह आ जा रहा है Fe3+, लेकिन ये एक एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी होता है। होता क्या है कि इसमें जो अल्फा चेन है और बीटा चेन है, इन दोनों में ही डिफेक्ट होता है, ठीक है। अल्फा चेन और बीटा चेन दोनों में ही डिफेक्ट होता है। होता क्या है, 58th पोजीशन पे जो हिस्टिडीन रेजिड्यू है, 58 पोजीशन पे हिस्टिडीन रेजिड्यू है अल्फा चेन में, और 63 पोजीशन पे जो हिस्टिडीन रेजिड्यू है बीटा चेन में, ठीक है। 63 पोजीशन पे बीटा चेन में हिस्टिडीन रेजिड्यू है, और 58 पोजीशन पे अल्फा चेन में हिस्टिडीन रेजिड्यू। ये दोनों ही रेजिड्यूज रिप्लेस हो जाते हैं, ये दोनों ही रेसिड्यूज रिप्लेस हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे हिस्टिडीन नहीं रह जाता, कोई भी दूसरा अमाइनो एसिड आ जाता है। तो जब ये दूसरा अमाइनो एसिड यहाँ पे आ जाता है, ये बेसिकली हिस्टिडीन यहाँ से हट जाता है, तब जो हमारा आयरन होता है जो कि पहले फेरस स्टेट में था, फेरस यानी कि Fe2+, ठीक है, जो कि पहले फेरस स्टेट में था, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक एसिड में यानी कि Fe3+, और ये Fe3+ में जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये बाइंड नहीं कर सकता किससे, ऑक्सीजन से। तो जब ये ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाता तब हमको अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम देखने को मिलती है, और पर्सन हाइपोक्सिया फील करता है, या उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है, एनीमिक हो जाता है, हीमोग्लोबिन की जो है हमको डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, और क्या होगा, हमको ऑक्सीजन टिश्यूज में बहुत कम पहुंचेगी। तो ये एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिससे उभरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेट हीमोग्लोबिन क्यों इसका नाम है वो आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा एक और बड़ा मतलब कॉमन डिसऑर्डर जो हमको देखने को मिलता है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है, आप देखिए हमारे पास एक जीन है, एक और जीन है, ठीक, एक ये जीन है, ये दूसरा जीन कहीं और प्रेजेंट है। इस जीन से बन रही है प्रोटीन अल्फा, इस जीन से बन रही है प्रोटीन बीटा। जब तक ये दोनों जीन एकदम बराबर काम कर रहे हैं, जब तक इन दोनों जीन का एकदम अच्छे से एक्सप्रेशन हो रहा है, तब तक हमको बहुत आराम से अपना जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो बनता मिल रहा है, अल्फा 2 बीटा 2। लेकिन थैलेसीमिया में क्या होता है, इन दो जीन्स में से किसी एक जीन में डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, या ये कह सकते हैं जो प्रोडक्शन है एक जीन का किसी इन दो में से वो कम हो जाता है, या तो अल्फा का या बीटा का। अगर अल्फा का कम हो गया, अगर अल्फा का कम हो गया तब हम इसको कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा का कम हो गया तब हम इसको कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। बेसिकली आपको बनाना है अल्फा 2 बीटा 2। अब आपके पास बीटा है ही नहीं तो आप क्या करोगे, या तो आप अल्फा 4 बना लोगे, या आप अल्फा 2 गामा 2 बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है, कुछ भी और बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन नॉर्मल से वो अलग होगा। जो भी आप बनाओगे उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल अल्फा 2 बीटा 2 है उतना नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ये आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, आपके हीमोग्लोबिन को डिफेक्टिव बना देता है, और आपको हाइपोक्सिया महसूस होगा, आप बेहोश होगे, आपकी पूरे टिश्यूज में कम से कम ऑक्सीजन पहुंचेगी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। दो जीन हैं अल्फा और बीटा, दोनों जब बराबर सिंथेसिस नहीं कर पाते, बराबर दोनों का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता, तो हमको या तो अल्फा कम मिलता है या बीटा कम मिलता है। अगर अल्फा कम मिलेगा तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा कम मिलेगा तो बीटा थैलेसीमिया, ठीक है, मैंने दोनों ही यहाँ पे पुट कर दिए। अगर अल्फा कम मिलेगा तो हमको अल्फा थैलेसीमिया, बीटा कम मिलेगा तो बीटा थैलेसीमिया। तो ये तो हो गई हीमोग्लोबिन की बात अगर हम करें मायोग्लोबिन की, तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, या मायोग्लोबिन हमको कैसा देखने को मिल रहा है। तो मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से बड़ा आसान है, या हम ये कह रहे हैं नॉर्मल है। यहाँ पे हमको उतना ज़्यादा चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है जितना वहाँ पे हम देख रहे थे अल्फा 2 बीटा 2 और ये वो पोरफायरिन और सारी चीज़ें। थोड़ी चीज़ें जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हीमोग्लोबिन था आपका अलग अलग प्रोटीन का बना हुआ, यानी कि अल्फा 2 बीटा 2। वहाँ पे जो ग्लोबिन पोर्शन था वहाँ पे 2 प्रोटीन थी। तो हम लोगों ने अपने प्रोटीन वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि जब प्रोटीन अलग अलग यूनिट से मिलकर बना हो तब हम उसको क्या कहते हैं, या तब वो अपने किस फॉर्म में होता है, तब वो होता है अपने क्वाटरनरी फॉर्म में, या क्वाटरनरी
स्ट्रक्चरल लेवल में, ठीक है। लेकिन मायोग्लोबिन के साथ ऐसा नहीं होता। मायोग्लोबिन क्या है, यहाँ पे इसमें अल्फा टू बीटा टेन नहीं होती है, ये एक सिंगल प्रोटीन चेन से मिलकर बना होता है। तो ये मैक्सिमम अपने टर्शरी स्ट्रक्चर तक ही जाता है। ये पिछले साल पूछा गया था डीबीटी बेट में कि कौन इसमें से अपने टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में रहता है। तो हीमोग्लोबिन हमेशा अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में रहेगा और मायोग्लोबिन हमेशा अपने मायोग्लोबिन हमेशा अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास दो प्रोटीन है ही नहीं, ये एक सिंगल प्रोटीन है जिससे मिलकर ये बना होता है, उसी का 3D स्ट्रक्चर है जिसमें ये हमेशा रहता है। तो मायोग्लोबिन हमेशा अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में रहेगा और हीमोग्लोबिन हमेशा अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में रहेगा। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, मायोग्लोबिन का काम अलग है, हीमोग्लोबिन का काम अलग था। हीमोग्लोबिन का काम है ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन का काम है ट्रांसपोर्ट, मायोग्लोबिन का काम है स्टोरेज। सेम, हीमोग्लोबिन कर रहा है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, मायोग्लोबिन कर रहा है ऑक्सीजन का स्टोरेज। तो जाहिर सी बात है कि आप इनमें से दो चीज़ देखो, आपको क्या करना है, एक चीज़ या हीमोग्लोबिन के केस में आपको एक सामान एक जगह से उठाना है, लेके जाना है, दूसरी जगह रख देना है, ठीक है। और दूसरा मायोग्लोबिन के केस में आपको एक सामान ऐसे पकड़ना है कि उसे पकड़े बैठे रहना है, उसे जाने नहीं देना है। तो खुद से सोचो कि आप मायोग्लोबिन होते तब ज़्यादा जोर से ऑक्सीजन को पकड़ते या हीमोग्लोबिन होते तब ज़्यादा जोर से ऑक्सीजन को पकड़ते। जाहिर सी बात है मायोग्लोबिन होते तब ज़्यादा जोर से ऑक्सीजन को पकड़ते। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन को तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाके छोड़ देना है, लेकिन मायोग्लोबिन को उसे पकड़ के रखना है, ठीक है। तो जब इसे पकड़ के रखना है मायोग्लोबिन को, तब हमको क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, हायर एफिनिटी। तो मायोग्लोबिन के पास हीमोग्लोबिन से ज़्यादा एफिनिटी होती है। ये बात ध्यान देने वाली है और ये पूछी भी जाती है। क्यों? क्योंकि ये मायोग्लोबिन स्टोर करके रखता है। एक चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ हो गई, तीसरी चीज़, एक हो गई क्वाटरनरी टर्शरी, एक हो गई एफिनिटी, तीसरी कोऑपरेटिव बाइंडिंग। आप सब लोगों ने एलोस्टेरिक एंजाइम के बारे में पढ़ा होगा। कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्या होती है कि अगर एक सब यूनिट के साथ एक सबस्ट्रेट बाइंड हो जाए तो बाकी सब यूनिट क्या होते हैं, तेज़ी से बाइंड होने लगते हैं, या उनकी जो फोल्डिंग है, जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, वो तेज़ी से बढ़ने लगती है, ठीक है। एक की बाइंडिंग बाकियों की बाइंडिंग को बढ़ाती है, ठीक है। एक की बाइंडिंग बाकियों की बाइंडिंग को बढ़ाती है, धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। तो ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग हमको ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स में या जो प्रोटीन्स अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली जब मायोग्लोबिन के पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है ही नहीं, ऐसी सब यूनिट्स है ही नहीं, तो कैसे हमें कोऑपरेटिव बाइंडिंग मिलेगी। तो मायोग्लोबिन में हमारे पास कोऑपरेटिव बाइंडिंग नहीं होती है, हीमोग्लोबिन में हमारे पास कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है। तो मायोग्लोबिन हमारा काम कर रहा है स्टोरेज का, जो कि ज़्यादातर हमको कार्डियक और स्केलेटल मसल में देखने को मिलता है। हालांकि जो ह्यूमंस हैं उसमें हमको ये कम देखने को मिलता है, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमंस में नहीं देखने को मिलता। ये हमको वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा जो कि डाइविंग मैमल्स हैं, जैसे कि वेल्स हो गए, सील्स हो गए, ठीक है। उन सबके मसल्स में हमको ज़्यादा मायोग्लोबिन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टोरेज है, ठीक है, जो ऑक्सीजन स्टोरेज है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो पानी में रहते हैं। हमारे बॉडी में ये बहुत ज़्यादा नहीं रहता, हमारी बॉडी में कम देखने को मिलता है, लेकिन जो डाइविंग मैमल्स है वहाँ पे हमको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। मायोग्लोबिन की भी अपनी फॉर्म्स होती है, जैसे हीमोग्लोबिन की फॉर्म होती हैं। ये बाइंड कर सकता है ऑक्सीजन के साथ, बनाता है ऑक्सी मायोग्लोबिन, जो कि इसका काम ही ऑक्सीजन को साथ बाइंड करके उसे स्टोर करना। ऑक्सी मायोग्लोबिन ये बाइंड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, बनाता है कार्बोक्सी मायोग्लोबिन। ये मेट मायोग्लोबिन भी बन जाता है जब इसका सेंट्रल मेटल एटम कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ में, Fe2+ कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ में, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिल रहा है। जैसे हमको ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन देखने को मिल रहा था, वैसे ही ऑक्सी मायोग्लोबिन, कार्बोक्सी मायोग्लोबिन और मेट मायोग्लोबिन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मायोग्लोबिन एक सिंगल प्रोटीन है, सिंगल प्रोटीन कंटेनिंग 153 अमाइनो एसिड्स, 153 अमाइनो एसिड कंटेनिंग सिंगल प्रोटीन है, जो कि अपने टर्शरी स्ट्रक्चर में रहती है, क्वाटरनरी में नहीं आ सकती, ठीक है। इसके साथ साथ जो आपकी पोरफायरिन रिंग होती है वो सेंटर में रहती है, वहाँ पे हमको Fe2+ देखने को मिलता है और ये बाइंड करती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमको एक प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन देखने को मिलता है 93 क्या कहते हैं पोजीशन पे, और
ये किसके आयरन के अपोजिट बाइंड होता है, और डिस्टल हिस्टिडीन देखने मिलता है जो कि आयरन के नीचे बाइंड होता है 64 पोजीशन पे। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिनिटी के साथ बाइंड रहे आयरन से, और इसी तरीके से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये है मायोग्लोबिन के बारे में। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। हम लोग देख लेते हैं कि लाइसोजाइम आखिर क्या है और वहाँ पे हमको क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो बात करते हैं अगर लाइसोजाइम की, तो बड़ा मज़ेदार एंजाइम है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, और मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह को देखने को मिलता है, जैसे कि हमारे जो लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं यानी कि टीयर्स में देखने को मिलता है, हमारी गट में देखने को मिलता है, और हमारे लिए इन्नेट इम्यूनिटी का एक अहम पार्ट है या अहम भूमिका निभाता है इम्यून सिस्टम में। ओके, करता क्या है, करता क्या है, ये होता क्या है? तो लाइसोजाइम का दूसरा नाम है म्यूरामिडेज या एन एसिटिल म्यूरामाइड ग्लाइकेन हाइड्रोलेज। ठीक है, एन एसिटिल म्यूरामाइड ग्लाइकेन हाइड्रोलेज या म्यूरामिनिडेज। ठीक है, अब ये कर क्या रहा है? हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाद हमको सेल वॉल देखने को मिलती है, और बैक्टीरिया के सेल वॉल को हम पेप्टाइडोग्लाइकेन बोलते हैं, और इस पेप्टाइडोग्लाइकेन में हमको बेसिकली इस पेप्टाइडोग्लाइकेन में हमको दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, एक होती है आपकी शुगर और एक होती है आपकी प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और उसके बाद जो आपकी शुगर होती है, यहाँ पे हमको दो शुगर देखने को मिलती हैं, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। ये एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड आपस में अटैच्ड होती हैं और इस तरीके की ऑल्टरनेट चेन्स बनाती हैं। ठीक है, इस तरीके की ऑल्टरनेट चेन्स बनाती हैं। तो लाइसोजाइम करता क्या है? लाइसोजाइम इस नैम और नैग या हम ये कह लें एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल जो हमारे म्यूरामिक एसिड है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड को क्लीव करता है, ये बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड को क्लीव करने का काम करता है लाइसोजाइम, इसीलिए इसको हम म्यूरामिडेज या एन एसिटिल म्यूरामाइड ग्लाइकेन हाइड्रोलेज कहते हैं। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट इसीलिए हमारी बॉडी में ये टीयर्स में रहता है। कोई भी अगर हमारी आंखों में बैक्टीरिया आता है तो उसको ये किल कर देता है। किस तरीके से? इसकी सेल वॉल को ब्रेक करके। कोई हमारे गट में बैक्टीरिया आता है तो उसको ये किल कर देता है इसी तरीके से। तो बेसिकली आपको पता होगा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बीच का डिफरेंस, कि ग्राम नेगेटिव हमको एक आउटर मेम्ब्रेन और मिलती है, इसीलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उस पर आपका लाइसोजाइम ज़्यादा एक्टिव होता है और ज़्यादा एक्टिवली उनको किल कर पाता है। ये चीज़ ऐसे स्टेटमेंट आ सकती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये करता क्या है? ये हाइड्रोलाइज कर देता है इस बॉन्ड को, नैम और नैक को। इससे क्या होता है? अल्टीमेटली आपकी जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, वो ब्रेक हो जाती है, और सेल वॉल जब ब्रेक हो जाती है तो अल्टीमेटली वो बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, और एक बार वो बैक्टीरिया मर गया तो फिर आपको वो क्या कहते हैं, मतलब आपको डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। तो लाइसोजाइम जो है वो हमको देखने को मिलता है एबेंडेंटली इन टीयर्स, सलाइवा, ह्यूमन मिल्क, म्यूकस। म्यूकस तुमको पता है ये मैट पूरा बनाता है, पूरे गट जितना सिस्टम में सब जगह देखने को मिलेगा। तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे इन्नेट इम्यूनिटी में। ठीक है, ये हमको साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स में भी देखने को मिलता है, मैक्रोफेजेस के। ठीक है, और जो हमारे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स हैं उसके भी हमको साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स में देखने को मिलता है। और लार्ज अमाउंट ऑफ लाइसोजाइम हमको देखने को मिल सकता है एग वाइट में, और ये एग वाइट की ही लाइसोजाइम की बहुत ज़्यादा स्टडी भी करी जाती है। तो लाइसोजाइम है क्या? ये एक सिंगल प्रोटीन है, कॉम्पैक्ट प्रोटीन है, इसमें 129 अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, जो कि एक कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लेते हैं। हालांकि पूछा नहीं गया, लेकिन कभी हो सकता है पूछा जा सके कि 129 अमाइनो एसिड किस तरीके से एसोसिएटेड होते हैं। तो ये लाइसोजाइम में 5 हेलिकल रीजन्स की फॉर्म में एसोसिएटेड होते हैं। 5 हेलिकल जो है ये एसोसिएशन अपनी लाते हैं, पूरा जो 129 अमाइनो एसिड है उसमें। और कुछ इस तरीके से इनके जो अल्फा हेलिक्स होती हैं वो होती हैं कि एक इसमें हमको ऑलमोस्ट पाई हेलिक्स मिलती है। ठीक है, एक हमको इसमें ऑलमोस्ट पाई हेलिक्स देखने को मिलती है, और एक हमको इंटरमीडिएट देखने को मिलती है 310 हेलिक्स। ठीक है,
एक हमको 310 मिलती है पाई हेलिक्स और बाकी हमको अल्फा हेलिक्स देखने को मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्या लाइसोजाइम में सारी की सारी हेलिक्स एक जैसी होती हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हो नहीं, सारी हेलिक्स एक जैसी नहीं होती। कुछ हमको अल्फा हेलिक्स मिलती हैं, एक हमको पाई हेलिक्स मिलती है और एक हमको 310 हेलिक्स भी मिलती है, जो कि इसको कुछ अलग बनाती है बाकी एंजाइम से या बाकी प्रोटीन से। ओके, क्योंकि ये नेचुरली हमको जल्दी देखने को नहीं मिलती। इसके साथ साथ एक एडिशनल नॉलेज, लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम ये माना जाता है कि इसका जो टर्नओवर नंबर होता है ये सबसे कम होता है। बेसिकली इसका टर्नओवर नंबर अराउंड 0.5 पर मिनट होता है, ठीक है। तो इसका टर्नओवर नंबर बहुत कम होता है, ठीक है। आप लोग ये पता करिएगा सबसे ज़्यादा किसका होता है, अगर नहीं तो अगली क्लास में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो लाइसोजाइम का टर्नओवर नंबर सबसे कम होता है, धीरे धीरे क्लीव करता है, इसको टाइम लगता है क्लीव करने में, और ये हमारी बॉडी में रहता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, लाइसोजाइम, इसको जरूर से पढ़िएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो बताइएगा, है ना। और सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब गुरुमंत्र चैनल को, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए गुरुमंत्र का, जरूर से फेसबुक पेज फॉलो कर लिए, और gurumantraacademy.com पे विजिट कर सकते हैं आप सारी चीज़ें जानने के लिए। तनेजा नेहा ऑफिशियल @gmail.com पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, और इस नंबर पे आप कोई भी अगर आपको कांटेक्ट मतलब दिक्कत होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।